जल्दी बोलो वलीद शाह, ये सब क्या है? ये ज़रमीने की कलाई में क्यों है? फुफ्फो ने तड़प कर अपना सवाल दोहराया। फुफ्फो, आप जानती हैं उसने किस तरह मुझसे फ़ोन पर बात की थी? मेरे इश्क की तौहीन करके उस अपनी माँ की मोहब्बत को तरजीह दी। इसलिए सिर्फ उसे उसकी ज़्यादती का एहसास दिलाने के लिए मुझे उसके सामने नाटक करना पड़ा कि मैं ज़रमीने से शादी करके पाकिस्तान लौटा हूँ। वलीद शाह दर्द-आमेज़ लहजे में बोल रहा था। फिर क्या हुआ? बोलो वलीद शाह, मेरी धी नूर। फुफ्फो सिसकी थी उसका नाम लेकर। मुझे लगा वो मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी, अपनी गलती मानेगी, फिर मैं उसे खुद से लगा लूँगा और सच बता दूँगा। वलीद शाह दुख की कैफियत में बोल रहा था, जैसे ये सब कहते हुए उसे अजियत हो रही हो। वो अपने दर्द को लफ्ज़ों में बयान करते बोला, फुफ्फो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारे गिले शिकवे लेकर चली गई, मुझे मेरी नज़रों में गिरा कर चली गई। वो मुझ पर मेरा इश्क ममनू करके चली गई। वो चली गई, उसे इतना एतबार न था कि उसका वलीद शाह उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो मर तो सकता है मगर अपनी माँ के सिवा किसी का नहीं हो सकता। वो मर्द होकर रो पड़ा था अपनी फुफ्फो के सामने। ज़रमीने का दिल भी दुख से भर गया था उसकी बेबसी महसूस करके। ये क्या कर दिया तुमने वलीद शाह? मेरी धी को तोड़ दिया तुमने। कुछ भी करते पर ये ना करते। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? वो कैसे बर्दाश्त करती इश्क में शराकत? फुफ्फो ने रोते हुए कहा, मुझे गुमान था कि वो मुझसे सवाल करेगी हक से, पर वो तो बगैर कुछ कहे चली गई। फुफ्फो, मेरी इतनी अहमियत ही नहीं उसकी नज़र में कि मुझसे पूछे, कुछ सवाल करे। इस मोहब्बत का ही वास्ता दे देती जिसका मैं इजहार करता था। मेरे सब मान तोड़ गई वो आंखों की नमी साफ करते बोला, पागल हो तुम वलीद शाह, जो इतना भी ना समझ सके कि वो किस कदर चाहती है तुम्हें। हर चीज़ से दस्तबरदार होकर चली गई वो। मेरी धी बहुत रोई होगी, बहुत तड़पी होगी। जाओ उसे सच बताकर मना लो। रूठ गई है वो, उसे मना लो वलीद शाह, वरना इस कैफियत में वो खुद को तबाह कर देगी। इश्क से दस्तबरदारी पागल कर देती है। जाओ वलीद शाह, जाओ और उसे मना कर लाओ। जानते हो तुम्हारी इस गलती की सज़ा वो खुद को तबाह करके लेगी। जाओ और उसे ले आओ। उसकी माँ ठीक औरत नहीं है। मेरी धी को ले आओ, वो औरत तबाह कर देगी उसे। वो माँ नहीं, डाइन है, डाइन। फुफ्फो बेचैन हो उठी थी सारी सच्चाई जानकर। उनको फिक्र थी तो सिर्फ नूर की। फुफ्फो, मैं नहीं जाऊंगा अब कि वो खुद आएगी। अगर ज़रा सी भी मेरी मोहब्बत में तासीर होगी तो ज़रूर लौट कर मेरे पास आएगी वो। वलीद शाह ने ज़िद्दी लहजे में कहा, वो तबाह होकर आए, ये चाहते हो तुम? वलीद शाह, समझो बात को। फुफ्फो गुस्से में बोली ताकि वो कुछ समझ सके। कैसी बेवकूफ़ी कर रहे थे वो दोनों। वो तबाह होकर भी आई ना, तब भी वलीद शाह उसे मोहब्बत का एजाज़ समझ कर अपना लेगा। मैं हमेशा ताउम्र उसका इंतज़ार करता रहूँगा। यही मेरे इश्क का यही मेरी मोहब्बत का इम्तहान है असल। उसे लौट कर मेरे पास आना है, उसे आना ही पड़ेगा पुप्पो, वो ज़रूर आएगी। वो इतना कहकर लंबे लंबे डग भरता निकल गया। वो उसे आवाज़ें देती रह गईं लेकिन वो चला गया। मेरी बेटियां कहाँ हैं सुमन? अजलान दबे गुस्से में बोला था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में थे। अपने ननियाल में हैं। और कहाँ होंगी? वो बेनियाजी से बोला। किससे पूछ कर गई हैं? अजलान शाह ने कहा, अपनी माँ की इजाज़त से गई हैं। सुमन की बेनियाजी हनूज बरकरार थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। वो सोफे पर फैल कर बैठा था जबकि वो चेयर पर बैठी थी। क्या मतलब? उनकी माँ मनो मट्टी तले सो रही है और उसकी इतनी हिम्मत ना थी कि मेरी इजाज़त के बगैर सांस भी खुद लेती। अजलान शाह ने उसकी बेनियाजी तोड़ने के लिए इसी लहजे में बात की। उसकी बात सुनकर वो तड़क कर बोली, जानती हूँ, उसे वहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप ही हैं। बहरहाल ये कारनामा इस माँ का है, समझे आप? सुमन का सर्द अंदाज था, लहजा दर्द आमेज, पर आखिरी अल्फाज उसने निडर होकर कहे थे, अपने सीने पर उंगली रखते हुए। तुम समझती क्यों नहीं? उसे मैंने नहीं मारा, अपनी मौत मरी है वो। अज़लान तिल मिलाकर बोला था। उसकी वही रट सुनकर बार बार, मुझे ना कुछ समझना है और ना ही समझाना है। सुमन तड़क कर फिर बोली, समझ नहीं आता कहाँ की बात कहाँ लेकर जाती हो तुम। मैं कुछ कहता नहीं तो तुम अपनी हदें मत फलांगो, समझी? अज़लान शाह गुस्से से बोला था। वो उसकी बात सुनकर मुंह फेर गई जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। उसने उसका बाजू थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया और कहा, मेरी बात गौर से सुनो।
ड्राइवर को भेज रहा हूँ, अपनी माँ से कहो कि मेरी बेटियों को 2 घंटे के अंदर अंदर घर पहुँचा दे। अजलान शाह ने हुक्म जारी किया। सॉरी, ये नामुमकिन है। सुमन ने उसकी बात रद्द करते अपनी कही। पर क्यों? जाने क्यों उसका मुंह बंद नहीं कर पाता था वो। क्योंकि उनको आपकी माँ से खतरा है। मैं अपनी बेटियों के मामले में रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक अभी 3 दिन यहाँ स्टे है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ एडमिट है। अब बैक वक्त मैं 2 जगह पहरेदारी नहीं कर सकती। सुमन ने साफ अल्फाज में अपनी बात कही। वो उसकी गिरफ्त से अपने बाजू को छुड़वा कर उठ खड़ी हुई थी। हद है, इतनी बेएतबारी, और वो भी मेरी माँ पर। वो ज़रा गुस्से की तेज़ है और कुछ नहीं। बेफिक्र हो जाओ। अजलान शाह जाने क्यों उसे सफाई पेश कर गया, जबकि सफाई देना उसका शेवा नहीं था। सॉरी, मैं अपने अलावा किसी पे एतबार नहीं करती। सुमन ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा। पागल हो चुकी हो तुम सुमन, मैं ज़्यादा वक्त ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अजलान शाह भड़का था। तो किसने कहा है बर्दाश्त करें? हमें अपने साथ ले जाएं, दूर रखें उस माहौल से मुझे और मेरे बच्चों को भी। सुमन बेसाख्ता बोली। बच्चे बच्चे करती रहोगी, कुछ मियाँ मियाँ या शोहर मेरा सरताज, ये भी कहो ना, ताकि कुछ तो मज़ा आए मुझे भी। अब के अजलान ने उसकी बात को दूसरा रंग दिया। वो भी दू बदू बोली। मेरे पास इन चोंचलों का वक्त नहीं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम हॉस्पिटल के रूम में हैं इस वक्त। अजलान शाह ने कहा। तो ये मुनासिब नहीं है सब, इसलिए साफ बता दें हमें अपने साथ लेकर जाएंगे या नहीं। सुमन अपनी बात से टस से मस ना हुई। उसकी सुई वहीं अटकी थी। वो भी कर लूँगा, पर पहले अच्छी बीवी की तरह प्यार मोहब्बत से मुझे मनाओ, फिर कुछ मज़ा आए ना बात मानने का। ये क्या दूर दूर से हुक्म चलाती हो? वो मज़े से कहता उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था, जबकि वो शशोपन से उसे देख रही थी और अजलान शाह मस्ती भरी नज़रों से उसे। उसकी आंखों की जोत बढ़ गई थी। उस लम्हे सोनू की आवाज़ ने उसे तोड़ा तो वो होश की दुनिया में लौटी। वो जल्दी से सोनू को देखने लगी। प्लीज़ आप जाकर स्टाफ को बुलाएं, ये इस तरह रो क्यों रहा है? सुमन ने बेचैनी से कहा, जबकि उस लम्हे वो थोड़ा बदमज़ा हुआ था। ओके, बुलाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो होश की दुनिया में लौटी तो खुद को बिस्तर पर पाया और हैरत से अपने आसपास देखने लगी कि वो किस जगह पर है। अभी वो अपने हवासों में लौटी तो धुंधला सा याद आया कि उसका सर चकरा रहा था। फिर साद मलिक और वो सोफे पर थे। वो फ्रैंक हो रहा था और वो रोक रही थी, पर उसकी हिम्मत ना थी रोकने की, क्योंकि नशा उसे मदहोश कर रहा था। फिर भी कुछ हद तक हवास अब कायम थे। फिर वो उसे उठाकर कहीं ले गया था। फिर उसके साथ दाऊद सिद्दीकी ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए देखा था। उसे घिन महसूस हुई थी उस लम्हे उन लोगों से, पर कुछ याद नहीं आ रहा था उस वक्त। कुछ हवास बहाल हुए तो आसपास से मानूस होती उठने लगी, तो एहसास हुआ कि उसके तन पर कुछ भी नहीं। उस लम्हे ना वो स्लीवलेस टॉप में थी और ना कैप्री में। वो तड़प उठी, अपने दोनों तरफ नज़र की। साद मलिक को पा वो दंग रह गई। वो भी उससे कुछ अलग हालत में ना था। ऐसा लगा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, छत सर पर गिरी हो। या खुदा, ये क्या हो गया मेरे साथ? मॉम कहाँ थी? उसी लम्हे वो कम्फर्टर ओढ़ कर उठी। ऐसा लग रहा था कि बेजान हो गया हो वजूद, जैसे उसका दिल डूबा हो। आंखों से आबशार बहने लगा। वो अपने कपड़े उठाने लगी। उसी लम्हे किसी ने उसका कम्फर्टर खींचा। पलट कर देखा तो साद मलिक मुस्कुरा रहा था। बेहोशी का अपना मज़ा और होश के अपने मज़े होते हैं। अब होश में और भी मज़ा आएगा। वो खुद को उसकी हवस भरी नज़रों से छुपाने की कोशिश में थी। कम ऑन डार्लिंग, कम हियर, वो हुक्मिया लहजे में बोला। नहीं, मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। गुड आइडिया। एक बार देख लो, कल रात तुम्हारी पहली चीख कैसी थी। सारी रिकॉर्डिंग करके रखी है तुम्हारे लिए। वो बेड पर टेक लगाकर बैठ चुका था। वो अपने बचाव का रास्ता देख रही थी, जबकि वो मज़े से उसको जो खौफ छुपाने की तगदो में थी। उसी लम्हे फ़ोन उठाकर उसने वीडियो ऑन की, जिसमें उन दोनों मर्दों के बीच थी वो क़यामत खेज़ मंजर था। वो साफ वाज़ेह थी, साद मलिक और दाऊद सिद्दीकी के बीच। नहीं, प्लीज़ डिलीट करो उसे, उसने हाथ जोड़कर कहा। पास आकर करवा लो डिलीट, वो मगरूर हाकिम की तरह बोला। कम ऑन, कम हियर, वो तड़प कर सिसकी। अच्छा बताओ, कहाँ कहाँ भेज कर वायरल करूँ? हैदर शाह या फिर वलीद शाह? कम ऑन, ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं, जल्दी बोलो, डोंट वेस्ट माय टाइम। वो तड़पी उन दोनों के नाम सुनकर और मुर्दा कदमों से बेड की तरफ बोली। नाउ वेलकम टू लाइफ ऑफ शोबिज, सून यू विल बी अ सुपरस्टार बेबी। वो अंदर ही अंदर सिसकती रही। साद मलिक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठा। एक मगरूर सा नशा उसकी आंखों में था। उसने गाउन उठाकर पहना और उसकी डोरियां बांधने लगा।
अभी उसने ग्लास में मशरूब उंडेला ही था कि मोबाइल बजना शुरू हुआ। एक घूंट पीकर उसने कॉल उठाई। अभी साद मलिक ने कॉल रिसीव करके हेलो बमुश्किल कहा कि दूसरी तरफ से दाऊद सिद्दीकी की आवाज़ उभरी ईयरपीस से। क्या बात है, अभी तक फ्री नहीं हुए क्या? हुस्न की देवी का हमें भी दीदार करना है यार। दाऊद सिद्दीकी ने अपना मुतालबा किया था। आप कौन सा इसी के इंतज़ार में राहों में पलकें बिछाए हुए थे? और भी थीं जिनके हुस्न को खराज तहसीन पेश करते रहे होंगे रात भर। साद मलिक ने हंस कर कहा, ठीक कहा तुमने, पर जो उसका मज़ा होगा उसकी माँ ने क्या दिया होगा मुझे। बहुत दिल है उसके हुस्न को देखने की। वो कमीनगी से बोला, कल रात निमरा खान ने उसकी रात को भरपूर रंगीन किया था। वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकती थी। कमसिन कलियों को फूल हम ही बनाते आए हैं और ये हमारा ही काम है। आपकी तड़प का हमें अच्छे से एहसास है। साद मलिक हंसते हुए बोला, कल रात का नशा अभी तक उसे मसरूर किए हुए था। फिर इन फूलों को कहाँ पर किस तरह सजाना है ये हम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का काम है। दाऊद सिद्दीकी बोला, ये तो है। तो ठीक है, फिर उसे मेरे कमरे में छोड़ जाओ जल्दी। दाऊद सिद्दीकी के लहजे की तड़प को उसने शिद्दत से महसूस किया था, इसलिए मज़े लिए बोला, जो हुक्म आपका। इस मैदान के असल और पुराने खिलाड़ी तो आप हैं दाऊद साहब। दाऊद सिद्दीकी के कहकहे को एंजॉय किया था साद मलिक ने। दोनों मर्द एक दूसरे के कारनामों से अच्छी तरह जो वाकिफ थे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दाऊद सिद्दीकी ने मलिक से कहा। ओके, और कॉल काट दी गई। सर, कुछ देर में बच्चों के कंसल्टेंट डॉक्टर्स विजिट करेंगे। आपके बेटे को मेरा ख्याल है फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, जूनियर डॉक्टर ने आकर अजलान शाह से कहा, क्योंकि समीर को एक बार फिर वॉमिटिंग हुई जिसने परेशान किया हुआ था उसे और सुमन को फिक्रमंद देखकर जाने वो क्यों अपने अंदर पहले से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा था। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, अजलान शाह ने कहा। जी सर, सबसे पहले आप ही के रूम का विज़िट करेंगे वो बगौर उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर के जल्दी आने की दुआ की उसने। अभी उस डॉक्टर को गए कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और डॉक्टर के साथ एक और डॉक्टर रूम में दाखिल हुए। सर, ये हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हसन है, ये हमारे शहर के एसएसपी अजलान शाह। जूनियर डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया दोनों को। उसी लम्हे सुमन ने नज़र उठाई और नज़रों के उस ज़बरदस्त तसादुम पर दोनों नफूस को अपनी हर बीट मिस होती महसूस हुई। दोनों ने जल्द ही अजनबियत का तासुर बरकरार रखते हुए बेनियाजी बरती। डॉक्टर हसन जब्त करता हुआ मिला था अजलान शाह से। अजलान शाह ने भी बगौर उसे देखा। उसे वो जाना पहचाना सा लगा, पर कहाँ देखा था उसने, याद ना आया। उसने झटका उस ख्याल को, पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसे याद नहीं था इससे पहले वो उससे कहाँ मिला था, वरना वो कम ही किसी को भूलता था, क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा था कि उसे हर किसी को याद रखना ही पड़ता था। अजलान शाह ने उसे अपने बच्चे की तकलीफ़ का बताया तो वो चेकअप में मसरूफ़ हुआ। अजलान शाह को थोड़ी हैरत ज़रूर हुई सुमन की चुप पर, वरना वो खुद हर डॉक्टर से समीर की तबीयत को लेकर बात करती थी। जूनियर डॉक्टर को हिदायत देता रहा वो, नज़र बच्चे पर मरकूज़ किए हुए, और सुमन ने नज़रों का रुख समीर पर ही रखा। उसी लम्हे अजलान शाह के पास उसके सीनियर की कॉल आई, जिसको उठाता वो बाहर निकला। आप अभी इसकी आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, डोज का ख्याल रखिएगा। ओके, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। ओके सर हसन। वो फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ़ हुआ। थैंक यू डॉक्टर हसन, सुमन सब से बोली। वो चौंक कर मुड़ा और ऐसी सर्द नज़रों से उसे देखा कि वो अंदर तक हिल गई। वो उसे देखती रही और वो लंबे लंबे डग भरता चला गया। जूनियर डॉक्टर क्या बोल रहा था? अब सुमन की समात महरूम हो गई थी समझने से। शायद इस तरह अचानक उससे मिलने की उम्मीद ना थी उसे। कुछ ही देर में समीर का इलाज शुरू हो जाना था। अगले दिन तक उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। रात में डिस्चार्ज करने का भी कह दिया था डॉक्टर ने। कल का निकला अजलान शाह फिर ना आ सका और ना ही उसने कॉल करके उसे बुलाया था। उसी लम्हे साद मलिक जाम खत्म करता बेहाल पड़ी माँ नूर को जगा गया, जो जल्दी से घबरा कर उठ बैठी थी। फ्रेश हो जाओ, उसका लहजा हुक्मिया था। प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दें, वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। माँ नूर शदीद दुख और अजियत में थी। ये बातें बाद में, पहले फ्रेश होकर आओ। साद मलिक ने कहा, प्लीज़ गेट अप नाउ, हरी अप, फ्रेश योर सेल्फ नाउ। अब के वो तेज़ लहजे में बोला। कंफर्टर लपेट कर वो उठने लगी जब साद ने कंफर्टर खींच कर दूर फेंकी और कहा, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके हुक्म पर यूं ही वॉशरूम की तरफ गई। कुछ देर बाद वो गाउन लपेट कर बाहर आई ताकि अपने कपड़े उठा सके, पर उसके कपड़े साद मलिक के पास सोफे पर पड़े थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साद ने उसका हाथ थाम कर झटका दिया
और उसे गोद में बिठाया। वो कसमसाई पर उसका हाथ नहीं झटक सकी क्योंकि उसकी कमज़ोरी उसके पास थी। वो जाम उसके होंठों के पास लाया। मैं नहीं पीती, जाने दो मुझे प्लीज़। अब आपने जो चाहा वो कर चुके हैं। वो बेबसी से बोली। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हें मेरी जान, साद मलिक ने बेबाकी से कहा। प्लीज़। उसके हर अंदाज में गुरेज और बेबसी थी। कम ऑन डार्लिंग, शोबिस में ये सब चलता है। इस फील्ड की बेबाकी तुम्हारे अंदर कहाँ, अभी वो हमें डालनी है। कुछ नहीं बिगड़ा मेरी जान, टेक इट इजी बेबी, टेक इट इजी बेबी। इन छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसने बात को ऐसा तासुर दिया। एक लड़की की इज्जत दागदार करना उनके लिए मामूली बात थी। महानूर ने तड़प कर सोचा। वो नरमी से उसके हाथ में थमे जाम को खुद से दूर करने लगी, पर साद मलिक को ये अपनी बेइज्जती लगी। वो उसका चेहरा जबड़े से थाम कर बोला, ये तुम्हें पीना है और आदत डाल लो, और आदत डाल लो जब तुम इन महफिलों में आओगी, क्योंकि असल जादू तब महफिल में चलाती हो तुम लड़कियां। कम ऑन ड्रिंक इट। वो उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगा। उसकी आंखों में तंबी देखकर उसे मजबूरन पीना पड़ा। आंसू भरी आंखों से वो पीने लगी। वो उसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। उसने हाथ रखा साद मलिक के हाथ पर रोकने की नीयत से, पर उसका हाथ झटक कर वो कुछ लम्हों तक तो मसरूफ रहा उसके साथ, फिर उठा और उसे एक और जाम बना कर दिया और हुक्मिया लहजे में बोला, पी लो, फिर जाना है हमें इस रूम से। उसकी आखिरी बात पर उसने जल्दी से जाम थामा और होंठों से लगाकर हलक से जहर उतारने लगी। उसे जल्दी से यहाँ से निकलने की, अपनी माँ से मिलकर सबसे दूर जाने की जल्दी थी उसे। वो कहाँ समझती थी, जिस माँ पर भरोसा करके यहाँ तक आई थी, क्या वहाँ से अब वापसी मुमकिन थी? ना समझ कहाँ समझी थी इस शोबिस के माया जाल को। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। उसने अभी बमुश्किल जाम ख़त्म किया कि साद मलिक ने सिल्क की मुख्तसर ड्रेस उसे दी और कहा कि पहन लो उसे। पर मेरे अपने कपड़े, वो जल्दी से बोली, ये फटे हुए हैं। साद ने उसकी आंखों के सामने लहराए उसकी टॉप और कैपरी। महानूर ने जल्दी से वही पहना जो लिबास उसने उसे दिया। मुख्तसर ड्रेस में मलबूस वो साद मलिक के साथ रूम से बाहर आई। नशे की वजह से उसके कदम बहक रहे थे। अब साद मलिक ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था। वो सही मायनों में उसके रहमो करम पर थी। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग पर नशा चढ़ता जा रहा था। उसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़ेह हो रही थी। साद मलिक के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जो वो चाह रहा था वो कर भी चुका था। मुझे मम्मा के पास जाना है, वो बहके लहजे में बोली। वो जितना अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती उतना बहकने लगती थी। साद यही चाहता था। मज़ामत ही तो उसने तोड़नी थी उस लड़की की जिस पर उसे इतना यकीन था कि वो कामयाब हो जाएगा। महानूर अब शायद इतना सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम होने लगी थी क्योंकि साद मलिक के दिए गए जाम का असर होने लगा था। यही वजह थी जब साद मलिक उसे दाऊद सिद्दीकी के रूम तक लाया और दाऊद सिद्दीकी ने उसे हवस भरी नज़रों से देखा तो महानूर को समझ तो आई, पर एहतजाज की पोजीशन में वो थी नहीं। वो तड़प कर बोली, नहीं नहीं। वो तड़प कर बोली उस लम्हे, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे यहाँ किस लिए लाया गया। कम ऑन डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो, ये सब इस शोबिस का हिस्सा है। आदत तो डालनी पड़ती है ना इस तरह की हर हीरोइन को, और तुम तो बनी बनाई हीरोइन हो। हम तुम्हें बना रहे हैं इस माहौल का हिस्सा। साद मलिक का कहा एक एक लफ्ज़ हथौड़े की मानिंद उसे लगा, पर उसकी नज़रों की तंबी वाज़े नज़र आ रही थी। मतलब उसे ये सब करना है। वो अंदर ही अंदर तड़प उठी थी उस लम्हे। एक जाम आप बना दें दाऊद सिद्दीकी, इसके लिए तो असल लुत्फ़ आएगा इसे ज़िंदगी का, साद मलिक ने कहा। वाई नॉट, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा भी और पिलाऊंगा भी इसे। वेट साद मलिक, मिल के पीते हैं, तुम भी बैठो, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। दाऊद सिद्दीकी के उठते ही साद मलिक महानूर के पास आया और बोला, ज़्यादा एहतजाज किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सारी वीडियोस वलीद और हैदर शाह तक जाएंगी। यहाँ आने के रास्ते हैं, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं, समझी। इंजॉय, दौड़ लो, वेलकम दिस ग्लैमर लाइफ। उसके लहजे में वार्निंग थी और वो बेबसी से उसे देखने लगी। चलता हूँ मैं, साद मलिक ने कहा। अरे बैठो, मिलके एक जाम तो पिए साथ, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। आप दोनों इंजॉय करो, मुझे और भी काम है। नाउ शी इज़ योर्स, हैव फन। साद ने आंख दबाकर आखिरी लफ्ज़ कहे तो दोनों के कह कहे कमरे में गूंजे और मानूर की आंखें नम हुई। कुछ देर बाद एक और कयामत उस पर टूटी थी। उसकी चीखों का गला दाऊद सिद्दीकी की बाहों में तम तोड़ गया। इश्क मातम कुना था उस लम्हे अपनी बेबसी पर। नाम तो उसका भी था महानूर के गुनाहगारों में। वो समीर को लेकर घर पहुंची। लाउंज में अपने माँ बाप को देखकर हैरान हुई। तानिया और नीनू वहीं बैठे थे। बाबा, अम्मी, आप यहाँ? वो हैरत से बोली, क्योंकि उसने मना किया था अपने माँ बाप को उनके बच्चों को यहाँ लाने से। वो खुद यहाँ शिफ्ट होने का इरादा रखती थी।
उसका पक्का इरादा था कि वो यहाँ रहकर अजियत सहने से बेहतर अजलान शाह के बंगले में रहकर उसे मज़ा चखाए। बच्चों को लाए थे, फिर सोनू को भी देखना था। बाबा ने सहूलत से कहा। मैंने मना किया था ना बच्चों को यहाँ नहीं लाना, सुमन ने माँ की तरफ देखकर कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहते अजलान शाह सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, और मेरे हुक्म पर मेरे बच्चे आए हैं अपने घर, समझी तुम? अजलान शाह ने अकड़ कर मगरूराना लहजे में कहा। मेरा ख्याल है आपकी बेटी को तमीज़ सिखा कर फिर भेजें, इसको तरबियत की ज़रूरत है, सुमन की सास जब्त से बोली। सुमन को बेइंतहा गुस्सा आया, मगर अपने माँ बाप के सामने जब्त कर गई, क्योंकि वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। ले जाएं इस बदतमीज़ को यहाँ से, वो अकड़ कर दोबारा बोली। इससे पहले कोई कुछ कहता अजलान शाह बोला, रहने दे मॉम, मैं सिखा दूंगा इसे तमीज़ तहजीब से रहना, तरबियत भी कर दूंगा, मैके जाने की ज़रूरत नहीं है इसे। मेरा ख्याल है हमें ऊपर चलना चाहिए अम्मी बाबा, मैं और बच्चे वहीं सुकून से बैठकर आपसे मुलाकात कर पाएंगे, वरना यहाँ बैठे तो डिस्टरबेंस ही लगी रहेगी। सुमन ने इतने सुकून से कहा जैसे अब तक जो भी बातें वहाँ हुई थी उसकी बजाय किसी और से कही गई हों। वो और उसकी माँ हैरत से उसे देखने लगे थे। वो अपने माँ बाप और बच्चों समेत ऊपर चली गई। मिसेस शाह हक्का बक्का जाता उसे देखती रही। अजलान, इस बदतमीज़ को कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? देखी इसकी ढिठाई? वो गुस्से से चीखी। रिलैक्स मामा, जल्द ही इसकी अकड़ तोड़ दूंगा, बेफिक्र हो जाए, अजलान शाह बोला। उन्होंने दिल ही दिल में नफ़ी की इस बात की। सुमन के तेवर उसकी बर्दाश्त से बाहर थे, और अजलान शाह का उसे कुछ ना कहना और तकलीफ़ दे रहा था मिसेस शाह को।